हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, संभव बीज की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गति के समीकरण से रिलेटेड जितने भी 11 साल में पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनके बारे में। पीवाईक्यूज में हम बात करेंगे पुराने क्वेश्चंस को लेकर, साथ ही साथ में उसमें बात करेंगे उनके सुपर कॉन्सेप्ट को लेकर, साथ ही साथ में बात करेंगे ट्रिक्स पर। संभव बेस सीरीज सेकेंड ग्रेड में फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर बनाई गई है। संभव बेच जिसका नाम है पूरा फिजिक्स का बूस्टर डोज। इसमें आपको मिलता है फिजिक्स के हर एक टॉपिक पर बेसिक से जीरो से हीरो वाला लेवल, ट्रिक्स मिलती है, साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है ताकि आपकी अप्रोच ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके। फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके। फिजिक्स यदि आपकी क्लियर है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए इस सीरीज का नाम संभव भेज है। इसमें हम 2008 से लेकर 2023 तक के पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बात करते हैं हमारे आज की क्लास में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पर। चलिए देखते हैं। देखो, आज का सवाल है, पहले सवाल की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा सवाल है। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एक 200 मीटर की लंबी ट्रेन है और 600 मीटर लंबे पुल से गुजरती है। यदि ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन द्वारा पुल को पार करने में लगा समय निकालना है। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, हमें वेग दिया हुआ है, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, वेग मुझे दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि मुझे इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है, क्योंकि देखो हमारा जो SI मात्रक है वो मीटर पर सेकंड ही है, तो मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए होगा। तो मैं 36 लिख देता हूँ और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से गुणा करते हैं, ध्यान रखना, 18 से कट गया, 18 एकम 18, 18 एकम 18। मैं यहाँ पे से काट देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ एक बार। 18 एकम 18, 18 दूना 36 और टोटल जो वेग आ गया ना वो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी आपके पास एक ट्रेन है और 10 मीटर पर सेकेंड से वो चल रही है। अब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझिए इस बात को, ठीक है। 600 मीटर लंबे पुल से गुजरती है, तो मैं देखो एक पुल बनाता हूँ। सबसे पहले ये पुल बना दिया मैंने, यहाँ पे ऐसे एक पुल बना हुआ है भाई, ठीक है। एक पुल ऐसे खड़ा है यहाँ पर और यहाँ पे एक पुल है। अच्छा, ट्रेन पहले यहाँ होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, यहाँ पे थी ट्रेन। अब ये ट्रेन चली, ठीक है, और ये ट्रेन पार करी। पार का मतलब नहीं है कि आप सोचोगे ये वाला एंड यहाँ पर पहुँच गया। पार का मतलब ये नहीं है, पार का मतलब पूरी पार करना। पूरी पार करने का मतलब देखो, ऐसे मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। पूरी पार करने का मतलब ये ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई, कुछ ऐसा, ये लास्ट एंड आ गया इसका ऐसे, ठीक है। अब देखो, ट्रेन जो है ना भाई वो 200 मीटर लंबी है और जो पुल है ना वो 600 मीटर लंबा है। अब मैं आगे का किनारा देख लूँ, यहाँ जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। इस ड्राइवर को यहाँ से, इस पहले किनारे से, अब ये ड्राइवर यहाँ पर आ गया भाई, यहाँ पर इस जगह पे है, यहाँ पर। अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ड्राइवर ने, आप ड्राइवर के हिसाब से देख लो, ट्रेन समझ में नहीं आ रहा। तो ड्राइवर चला पहले 600 मीटर तो एक चला और 200 मीटर आगे भी तो आया इतना दूर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई भाई? टोटल दूरी हो गई 600 प्लस 200। ये 200 पूरी कवर होती है, यानी 200 में बाहर आ जाती है ट्रेन, तब जाके ट्रेन को पार होना बोलते हैं। इसीलिए आप ट्रेन नहीं समझो तो ड्राइवर समझ लो। ड्राइवर यहाँ पे एंट्री करेगा और ड्राइवर जब तक पार नहीं कर पाएगा जब तक कि पूरी ट्रेन पुल से ना उतर जाए। तो पूरी ट्रेन जैसे उतर गई तो 600 तो पुल की और 200 इस ट्रेन की, टोटल मिला के हो गई 800 मीटर। तो ट्रेन ने कितना ट्रेवल कर लिया? 800 मीटर कर लिया, ठीक है। अच्छा, वेग कितना है ट्रेन का? ट्रेन का वेग अभी अपन ने निकाला 10 मीटर बटा सेकेंड। मुझे चाहिए समय, तो भाई समय बराबर होता है दूरी बटा चाल या वेग। आप चाल भी लिख सकते हो, वेग भी लिख सकते हो, ठीक है। 800, वेग आपका कितना है? 10, काट दिया और आपके पास आ गया 80 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। अभी भाई कईयों के दिमाग में दी ये बात है, नहीं भी आई है तो मैं बता देता हूँ, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया आपने, ये वाला समय बराबर दूरी बटा वेग। आपको समय चाहिए था
तो आप न्यूटन की गति के समीकरण भी तो यूज कर सकते थे। जैसे पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें जो तीसरा समीकरण है वो है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आप ये भी तो यूज कर सकते थे, ये क्यों नहीं किया? देखो भाई बंधुओं दोस्तों, ये इसलिए नहीं किया क्योंकि न्यूटन के गति के समीकरण की कुछ सीमाएं हैं, उन्हें आप तभी लगा सकते हैं जब आपके पास त्वरण हो। सबसे पहले तो किस टाइप की गति हो? आपकी त्वरित गति हो। और इसमें भी दो टाइप की गति होती है, एक होती है जिसमें ए यानी त्वरण की वैल्यू कांस्टेंट हो, त्वरण की वैल्यू कैसी हो? कांस्टेंट हो, यानी नियत त्वरित गति हो, ठीक है। या फिर एक ऐसी होती है जिसमें एक्सीलरेशन त्वरण जो है वो कांस्टेंट नहीं हो। न्यूटन का गति का समीकरण केवल एक ही कंडीशन में लगेगा, जब ए कांस्टेंट होता है, वरना न्यूटन की गति के समीकरण भी नहीं लगेंगे। अच्छा, जब न्यूटन की गति का समीकरण तब लग सकता है जब ए कांस्टेंट हो, तो फिर उस कंडीशन में क्या करें? जब ए कांस्टेंट ना हो। जब ए कांस्टेंट नहीं होता तो फिर आप यूज करते हैं, जैसे वेग का फॉर्मूला लिखते हैं आप dx अपॉन dt, ठीक है, और a इक्वल टू लिखते हैं आप dv अपॉन dt। इस टाइप से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। और यहाँ से यदि मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये होता है v dt, जो कि मैं पुरानी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। और v का फॉर्मूला निकालो तो आप लिखेंगे a dt, ठीक है। और अभी जस्ट पिछली क्लास में जो वीडियो दिया था उसमें जो लास्ट सवाल था उसमें एक फॉर्मूला भी हो जाता है, v बराबर होता है dv अपॉन dx। ये टाइप के फॉर्मूले हैं। ये a का फॉर्मूला है, ये v का फॉर्मूला है, ये x का फॉर्मूला है, ये भी वेग का फॉर्मूला है, वेग का, और ये त्वरण का फॉर्मूला, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले आप यूज करेंगे जब आपका ए कांस्टेंट ना हो। अब ए ही ना हो तो सर, ए ही नहीं हो तो मैं ऊपर की साइड लिख रहा हूं, देखो यहाँ पर जब ए ही नहीं हो तो, जब ए ही नहीं होगा तो v की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? 0। अरे त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन। यदि त्वरण ही नहीं है, एक्सीलरेशन ही नहीं है, तो वेग में परिवर्तन भी क्या हो जाएगा? 0। और इस कंडीशन में आप फॉर्मूला लगाओगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दूरी बराबर वेग इंटू समय। अब इस सवाल में आपको क्या क्या चाहिए आप इसमें घुमा सकते हो। आप फॉर्मूले में आपको समय चाहिए तो वेग को नीचे ले आना, वेग चाहिए तो समय को नीचे ले आना, बस। तो 3 टाइप की गतियाँ हो गई, एक जिसमें त्वरण ही ना हो, एक जिसमें त्वरण हो लेकिन एक कांस्टेंट हो, और एक जिसमें त्वरण जो है कांस्टेंट ही नहीं हो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट ही नहीं हो, ठीक है। इस टाइप की तीनों टाइप की मोशन हो गई, उनके फॉर्मूले मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपकी कुछ कमी आ रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पर मैं वीडियो आपको बना के दूंगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, हो सकता है आपके दोस्तों का भी कुछ डाउट हो जो क्लियर हो जाए, उन्हें भी हेल्प हो। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है, ग्राफ वाला सवाल है। एक निश्चित दिशा में, एक फिक्स डायरेक्शन में गतिशील कण है, कोई पार्टिकल चल रहा है, उसका चाल समय ग्राफ दे रखा है। चाल यानी स्पीड वाला लिख सकता हूं मैं, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। कई लोग इसको स्पीड टाइम ग्राफ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप ये भी लिख सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है। अभी क्या पूछा है? कण द्वारा 0 से 10 सेकंड में तय की गई दूरी निकालो। अभी आपके पास 2 टाइप की चीजें, या तो आप फॉर्मूला लगा के परेशान हो जाओ, या फिर कॉन्सेप्ट लगाओ। मैं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूं। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, फिलहाल मैं वेग समय ग्राफ से बताता हूं। आपने ए का मान सुना होगा, ए त्वरण होता है जिसको अपन dv अपॉन dt भी लिखते हैं। इसका मतलब समझना क्या है भाई? इसका मतलब है स्लोप ऑफ vt ग्राफ, vt ग्राफ का ढाल, vt ग्राफ का ढाल। सर ये ढाल क्या होता है? देखो ये v, मैं यहाँ पे स्पीड को v से लिख देता हूँ और टाइम को t से लिख देता हूँ, जो कि लिखा हुआ है। vt ग्राफ में जो भी लाइन खींची जाएगी ना, जो भी लाइन, वो ए को बताएगी। किसको बताएगी? ए को। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लाइन है ना वो ए को बता रही है, ये जो लाइन है ना वो भी ए को बता रही है, ये एक्सीलरेशन को बता रही है। कैसे निकालेंगे? आप वैल्यू पे निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे 12 पे आपको यहाँ जो भी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर आप बस v/t लिख दीजिए। यहाँ पे जो भी t है, मान लो 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी है, मैं स्मॉल t लिख देता हूँ, तो a बराबर आपको हो गया 12/t। अच्छा, इसने यहाँ पे एंगल बना दिया थीटा, सपोज करो, तो आप a को tan थीटा से भी लिख सकते हो, स्लोप को कैसे लिख सकते हो? tan थीटा से। आगे मेरी बात समझे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखो मैं थोड़ी सी एक बात और बताता हूँ। अभी देखो, इस t को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा a dt,
बराबर में क्या हो जाएगा डी वी, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दूं तो v बराबर आ जाएगा ए डी टी, वी बराबर आ जाएगा ए डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन। अच्छा इंटीग्रेशन का मतलब देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, एरिया किसका, ग्राफ का, ग्राफ किसका, ए और टी के बीच का ग्राफ, एरिया ऑफ ए टी ग्राफ, एरिया ऑफ ए टी ग्राफ, यानी ए टी ग्राफ का क्षेत्रफल। आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए सीधा, आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, वेग की वैल्यू मिल जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, काय की मिल जाएगी, वेलोसिटी की मिल जाएगी। अब ग्राफ का एरिया मतलब मान लो ये कोई ग्राफ है ना, देखो ऐसे, इसका जो भी एरिया, ये जो भी ट्रायंगल व्रायंगल जो भी बन रहा है ना वो एरिया, बस इसको निकाल लो तो आपके पास ग्राफ का एरिया आ जाएगा। समझिए मेरी बात। अभी हमें वी टी दे रखा है तो मैं इसको थोड़ा उस तरीके से समझाऊंगा। अब मैं इसको तो मिटा देता हूँ, ये तो समझ में आया होगा, ये ग्राफ भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो वैसे मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझाओ। वी को हमें वी से चाहिए, जो भी वी के बारे में पूछा गया, डी एक्स अपॉन डी टी, वी बराबर होता है डी एक्स अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब है वेग जो है ना आपका, वेग, वेग वो एक्स और टी ग्राफ का स्लोप है भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ, एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर दूरी और समय का ग्राफ। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स टी ग्राफ का ढाल क्या बताएगा आपको, वेग बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। अच्छा थोड़ा और ध्यान से समझते हैं, यदि मैं dt को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा v dt बराबर dx, इंटीग्रेशन लगा दूं तो dx का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x, और यहाँ पर लिख देता हूँ v dt। तो x जो है ना भाई, ये v इंटीग्रेशन v dt होगा। अब अभी मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन का एक और मतलब होता है एरिया, तो यहाँ x बराबर लिख देता हूँ मैं एरिया ऑफ ग्राफ। कौन सा ग्राफ, देखो ग्राफ का नाम है v और t के बीच का ग्राफ, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ। ये x बताता है, x यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं इसको, पेज को, डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप इसको विस्थापन भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप, विस्थापन लिख दीजिए, दूरी लिख दीजिए, एक ही बात है। ये किसको बताएगा, ये कैसे निकाल सकते हो आप, वी टी ग्राफ के क्षेत्रफल से, वी टी ग्राफ का क्षेत्रफल यहां से निकाल सकते हो। कितना आसान है ना, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का मतलब होता है स्लोप, ढाल, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। अभी देखो मुझे क्या चाहिए, सवाल ध्यान से देखो, मुझे दूरी चाहिए भाई, क्या चाहिए, दूरी। अच्छा देखो ग्राफ कौन सा है हमारा, हमारा जो ग्राफ है ना, मैं यहाँ पे देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ये लो हमारा ग्राफ है वेग समय ग्राफ। क्या है, वेग समय ग्राफ, और मुझे दूरी चाहिए। आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, इसको देखो, विस्थापन या दूरी होती है ना, वो वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल होता है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल होता है। समझ में आई मेरी बात। अभी देखो मैं आसानी से निकाल सकता हूं, मुझे चाहिए विस्थापन तो मैं एक्स लिख देता हूं, एक्स से लिख सकता हूं ना दूरी या विस्थापन को, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल, ये देखो वी और टी के ग्राफ का क्षेत्रफल ये, बस मुझे सॉरी वी और टी ग्राफ ये, मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए नहीं, ये जो भी आकृति बन रही है ना यहाँ पर, मुझे बस वो चाहिए कि यहाँ पे आकृति कौन सी बन रही है, मुझे बस ये देखना है, ठीक है। आगे होगी मेरी बात आपको समझे, मुझे केवल किस पे ध्यान देना है, आकृति पे ध्यान देना है कि आकृति कौन सी बन रही है। देखो यहाँ पर, एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, आकृति देखो कौन सी बन रही है, यहाँ पे देखो ध्यान से, आकृति त्रिभुज बन रही है यार। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। थोड़ा ऊपर ले लूँ इसको मैं थोड़ा सा, चलिए। और ग्राफ कौन सा बन रहा है मेरा, ग्राफ में आकृति क्या बन रही है, ये बन रहा है त्रिभुज, यानी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इंटू हाफ, ये तो फॉर्मूला होता है, x बराबर हाफ बेस। देखो बेस यानी यहां से ध्यान से देखना, बेस यानी 0 से, 0 से कहां तक है, 10 तक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। हाइट कहां तक है, देखो हाइट को देखो ध्यान से, हाइट का फॉर्म, हाइट यहां से दिख रही है आपको, ये रही, कहां तक है भाई, 12 तक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी 12, 2 से काट दो 5, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पंजे होता है 60, तो डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई, 60 मीटर। तो मेरा आंसर 2 करेक्ट हो गया। अब आपको समझ में आया होगा किस टाइप से सवाल किए जाते हैं ग्राफ के। उसके लिए आपको भाई ये वाले जो फॉर्मूला है ना, ये वाले 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला और 4 फॉर्मूला, ये आपको याद करने पड़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
समझ में आई मेरी बात? चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए आगे चलते अपन, और भी अच्छे अच्छे सवाल अभी फिलहाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक द्रव्यमान है एम, प्रारंभ में विरामावस्था में है। विरामावस्था का मतलब रेस्ट पर है, तो इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग यू से लिखा जाता है, वो 0 है। ठीक है, आगे देखो, इस पर एक नियत बल लगाया जाता है, इस पर एक फोर्स काम कर रहा है, वो कांस्टेंट है। एफ की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट, यानी नियत बल है, फिक्स है। ठीक है, अच्छा एफ बराबर एम ए भी होता है, यानी ए भी कांस्टेंट है। यहाँ पर एम तो फिक्स ही होगा, तो क्या कांस्टेंट हो गया? ए भी कांस्टेंट हो गया। एम भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है ना, क्योंकि एम तो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, एक बार जितना किलो का है उतना ही रहेगा। तो जो ए कांस्टेंट है, मतलब जो अगला ए बच गया वो भी कांस्टेंट है, इसीलिए एफ कांस्टेंट है। दिए गए विस्थापन के लिए, यानी हमें कोई डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एस, उसके लिए वेग समानुपाती होगा। वेग और अच्छा वेग का रिलेशन निकालना है, किसके साथ? द्रव्यमान के साथ, ऑप्शन द्रव्यमान में। अच्छा देखो, अब त्वरण है ना भाई, और वेग की बात चल रही है, तो मैं न्यूटन की गति के समीकरण लगाऊंगा, v बराबर यू प्लस ए टी। एक तो ये समीकरण है, मैं तीनों लिख देता हूँ, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक तीसरा लिख देता हूँ, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आप ध्यान से देखिए, इसमें टाइम की बात चल रही है, और सवाल में कहीं पे भी टाइम के बारे में जिक्र नहीं है, तो ये फॉर्मूला मैं यूज़ नहीं करूँगा। इसमें भी टाइम है तो ये भी यूज़ नहीं करूँगा, केवल ये फॉर्मूला बचा है, अब ये यूज़ करूँगा। ध्यान से देखना, वी स्क्वायर की जगह मैं वी स्क्वायर लिख देता हूँ, प्रारंभिक वेग मेरा 0 है। ए की बात चली, ए कांस्टेंट है भाई, मैंने आपको कहा था न्यूटन का समीकरण तभी लगेगा जब ए की वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो, ए फिक्स हो। अभी देखो एफ बराबर एम में होता है भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पर एफ बराबर क्या होता है? एम ए। मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखोगे? एफ अपॉन एम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 एफ अपॉन एम और एस। अगला कह रहा है एस दिया हुआ है, यानी एस की वैल्यू फिक्स है, विस्थापन की वैल्यू फिक्स है, एफ भी कांस्टेंट है, नियत बल लगा रखा है, तो एफ भी कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं वी स्क्वायर का मान आया 2f(s) अपॉन एम। अब ध्यान से देखो, एफ भी कांस्टेंट है, एस भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हटा दो, तो वी स्क्वायर समानुपाती आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/m के, और जैसे वी हटाओगे यहाँ पे आ जाएगा 1/√m। जैसे सॉरी स्क्वायर हटाओगे वी पे से और यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, यानी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m हो गया, √m हो गया। v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है व्युत्क्रमानुपाती है √m के। ये मेरा सवाल हो गया, सॉरी आंसर हो गया। इस सवाल में करेक्ट आंसर आ रहा है, ये मेरे को देखना है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर होगा। समझ में आया होगा? पता नहीं मैं कैसे थोड़ा सा टंग स्लिप हो रही है, क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हमें यूज करना है? बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सवाल कंप्लीट होगा, वरना आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो सवाल ये कह रहा है कि 1 किलो का और 5 किलो के 2 गोले हैं, समान ऊंचाई से एक ही समय में गिराए जाते हैं, एक ही समय पर गिराए जाते हैं। तो देखो ये मैंने यहाँ ले लिया, जमीन सरफेस ले लिया, और ये एक सेम हाइट पे कोई पॉइंट ले लिए हैं, और इस हाइट को मैंने नाम दे दिया h। क्या नाम दे दिया मैंने? h। क्या कहता है? एक ही समय में गिराएंगे, यानी फिक्स समय में गिराएंगे। तो ये आपका 1 किलो का गोला है, और ये लाल वाला जो है ये 5 किलो का गोला है। ठीक है भाई, नीचे गिराया, जैसे नीचे गिरेगा इस पर भी जी काम करेगा, इस पर भी जी काम करेगा, और नीचे की साइड में गिरेगा। अभी देखो, जब गोला धरातल पर पहले पहुंचेगा वह होगा, यानी इनमें से पहले कौन पहुंचेगा ये देखना है। अभी देखो जब ये नीचे गिरते हैं ना भाई, जब नीचे गिरते हैं, तो मैंने पहले भी क्लास में बता रखा है, आज मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। एस बराबर हम फॉर्मूला लेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि हम जब फ्रीली गिराते हैं, मुक्त रूप से गिराते हैं, तो प्रारंभिक वेग को 0 मानते हैं, तो एस बराबर प्रारंभिक वेग 0, टी की जगह टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा हम नीचे की साइड आ रहे हैं, तो विस्थापन जो है वो माइनस की हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था ऊपर की वैल्यू, ऊपर की साइड की वैल्यू में पॉजिटिव लेनी है, और नीचे की साइड की वैल्यू में नीचे नेगेटिव लेनी है डायरेक्शंस में। तो एस की जगह मैं माइनस एस लिख देता हूँ। जी भी नीचे काम कर रहा है, तो इसके भी वैल्यू में मैं नेगेटिव में लूंगा। ये हाफ बचा हुआ है, हाफ लिख दिया। ए यानी त्वरण, इसकी जगह गुरुत्वीय त्वरण, लेकिन वो माइनस का, और साथ में ले लूंगा मैं टी स्क्वायर।
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माइनस एच बराबर माइनस जी को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, g/2 टी स्क्वायर, है ना, माइनस से माइनस कट गया, ये 2 को मैं इधर गुना कर दूँ तो ये बन गया 2h जी टी स्क्वायर बराबर बच गया 2h/g, और टाइम की वैल्यू आ गई 2h/g अंडर रूट, ये टाइम की वैल्यू आ गई। जब आप किसी h हाइट से गिरते हैं, h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं जो मुक्त रूप से गिरता है, यानी जिसका प्रारंभिक वेग 0 है और वो केवल गुरुत्वीय प्रभाव में गति करता है, केवल ग्रेविटी में गति करता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट में गति करता है, तो उस समय जब वो किसी h हाइट से गिराता है तो जमीन पे आने में उससे लगने वाला समय का फॉर्मूला ये होगा। फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, t बराबर 2h/g। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अंडर रूट में है, टाइम में हाइट डिपेंड कर रही है और जी डिपेंड कर रहा, टाइम में हाइट और जी ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं कि हाइट चेंज हुई तो टाइम चेंज होगा, ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी में चेंज आया तो टाइम चेंज होगा। बट यहां पर कहीं भी मास का कोई जिक्र ही नहीं है, यानी टाइम जो है ना वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता, और मास के हिसाब से टाइम की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब फॉर्मूले में एम ही नहीं है, यानी आप 1 किलो के लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे और 5 किलो के लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मतलब हुआ हाइट दोनों की सेम है, जी दोनों का सेम है, तो टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। यानी जो टाइम 1 किलो वाले का लिए होगा वही टाइम कितने किलो का होगा, 5 किलो का। देखो हमें लगेगा कि 5 किलो वाला भारी है तो वो जल्दी गिरेगा, हमें लगता है कि 5 किलो वाला भारी है तो वो जल्दी गिरेगा, बट ऐसा नहीं है, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे भाई। हाँ, यदि ग्रेविटी नहीं होती तो हम कहते, तब जरूर इनके गिरने में फर्क आएगा। यदि आप स्पेस में ले जाके ऐसा प्रैक्टिकल करते तो जरूर आप जो कह रहे हो उस पर थोड़ा सा फर्क, वो वाली बात हो सकती थी, ठीक है, एक पहले गिरता एक बाद में गिरता। लेकिन जब ग्रेविटी है तो ग्रेविटी में टाइम का फॉर्मूला ये हो, दोनों पे यही फॉर्मूला लगने वाला है, इसमें एच और जी यही टाइम को चेंज कर सकता है। हाइट भी सेम है, जी भी सेम है, तो टाइम भी सेम ही होने वाला है। और जब सेम टाइम होगा तो दोनों एक साथ गिरेंगे, और दोनों एक साथ गिरेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर होगा। मेरी बात आपको समझ में आई, क्लियर है? चलिए, समझ गए होंगे। अब आज का लास्ट सवाल है हमारा, और इस गति के समीकरण नाम के चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जो अब तक एग्जाम में आ चुके हैं मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर चुका हूं, 2011 से लेकर 2023 तक। 2008 में मेरे को सवाल कोई दिखा नहीं तो मैंने इसको उसमें लिया नहीं है। चलिए इस चीज को भी देखते हैं, देखना भाई ध्यान से देखना। स्वतंत्रता पूर्व गिर रहा एक पिंड अपने प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में A1, A2 और A3 दूरियां पार करता है, ये दूरियां क्या होगी? अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, ध्यान से देखना भाई। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से आप गिरा रहे हो तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। मैं टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक एक सेकंड की बात करते हैं। यदि मैं गिराता हूं तो एक ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुन लेना, कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स टाइम में, मैं टी समय ले रहा हूं, टी समय में दूरियां S1 ट्रेवल करता है, ठीक है, और वो A पॉइंट पे पहुंच जाता है। फिर अगले टी समय में, अब देखो जब वो नीचे गिरता है ना भाई, तो ग्रेविटी भी नीचे की ओर है, उसका वेग भी नीचे की ओर है, तो एक्सीलरेशन और वेग दोनों नीचे की ओर है ना, तो वेग बढ़ेगा। तो जब वेग बढ़ेगा, मान लो पहले वेग था 1, देखो पहले वेग था 1 मीटर बटा सेकेंड, यानी 1 सेकंड में कितना मीटर चला, 1। वेग बढ़ गया, अब 2 मीटर बटा सेकेंड हो गया, यानी 1 सेकंड में अब की बार कितना चला, 2 मीटर, यानी डिस्टेंस सेम नहीं होगी भाई, ठीक है। तो अब की बार मैं बी पॉइंट पे ले लेता हूं, टाइम सेम ले रहा हूं भाई, टाइम सेम, टी टाइम यहां ले रहा हूं, टी टाइम यहां ले रहा हूं, ध्यान से देखना। और यहां पर इसने S2 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ठीक है। अगले की बात करता हूं, अगले सेम टाइम में, टाइम सेम लिया है सी, उसने S3 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो हमेशा ध्यान रखना, S1 S2 S3 का अनुपात हमेशा 1:3:5 आता है। इसका मतलब यह है, ध्यान से देखना, यदि यहां से यहां तक यदि वो 1 मीटर ट्रेवल करता है तो यहां से यहां तक स्पीड बढ़ने की वजह से 1 मीटर से ज्यादा हो जाएगी, और ये होगा 3 मीटर, और यहां से यहां तक हमेशा होगा 5 मीटर। अभी मेरी बात समझ में? चलिए, अभी मैंने आपको एक टाइम का फॉर्मूला बताया था, टाइम बराबर होता है √2h/g।
मैं वापस इसको ओपन करता हूँ, मतलब वापस पहले जैसे बनाता हूँ, तो यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, देखो अंडर रूट हटाऊंगा, ये अंडर रूट हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा देता हूँ 2h, इस जी को मैं इधर गुना कर देता हूँ, तो ये हो गया जी टी स्क्वायर, और हाइट का फॉर्मूला हो गया जी टी स्क्वायर बाई 2। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं सवाल को, ठीक है, जगह है मेरे पास काफ़ी। देखो मैं एक एक सेकंड मान के चल रहा हूँ, कितना सेकंड मान के चल रहा हूँ, एक एक सेकंड, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड ले लो। आप ध्यान से समझोगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर है, एक एक बात पे आपको समझ में आएगा। अब देखो जैसे मैं 1 सेकंड रखूंगा ना मैं यहाँ पे, तो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी इंटू टाइम का मान 1 का स्क्वायर है 2, तो एच बराबर, तो जी की वैल्यू भी रख देता हूँ मैं 10, ऑलमोस्ट 10 मान ली मैंने, जी की वैल्यू वैसे 9.8 होती है, लेकिन हमने लगभग कितनी मान ली, 10 मान ली, 10 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, तो हाइट कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई। आप ध्यान से समझना, कितने मीटर हो गई, 5 मीटर। यदि मैं इसको 1 सेकंड मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 1 सेकंड। अब यदि अगला 1 सेकंड मान लूँ, तो अगला भी कितना मान लूँ, 1 सेकंड। तो मेरा ये जो फॉर्मूला है ना भाई, ये जो फॉर्मूला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ऊपर से लेके जहां से मैं गिराऊंगा वहां से लेकर जिस पॉइंट पर मुझे चाहिए वहां तक का टाइम कैलकुलेट करता है। तो 1 सेकंड तो ये हो गया, और 1 सेकंड ये हो गया, कितना सेकंड हो गया, 2 सेकंड, और इस 1 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 5 मीटर। अब ध्यान से देखना, मैं पूरी 2 सेकंड की निकालता हूँ, 1 सेकंड ये और अगला 1 सेकंड, यानी पूरे 2 सेकंड में कहां तक पहुंचता है। हाइट का फॉर्मूला वही ले लेता हूँ, देखो ध्यान से, जी टी स्क्वायर बाई 2, जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर बाय 2, इससे 1 कट गया, ये हो गया टोटल 20 मीटर। अरे भाई 10, 2 के स्क्वायर से 1 कट गया, 10, 2 इंटू 2 था, 1 2 से 2 कट गया, ये बच गया, मैंने लिख दिया 20 मीटर। अभी मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो ध्यान से देख लेना आप, फिर आप कहोगे कि ये क्या कर दिया। यहाँ देखो ये टोटल कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर में से मैं 5 मीटर घटा दूँ तो ये कितना मीटर हो गया, 15 मीटर। आप ध्यान से समझिए, यदि ये 5 मीटर है तो इसका 3 गुना हो रहा भाई 15 मीटर। मैंने ये तो लिखा था यहाँ पे, यदि ये दूरी 1 मीटर लेते हो तो ये कितनी मीटर हो जाती है, 3 गुना हो जाएगी अगली दूरी, 3 मीटर, और उससे अगली गुना कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। तो आपको मैं ये रेशियो बना के देता हूँ, यदि आप 1 सेकंड में 5 मीटर चलते हैं तो उससे अगले सेकंड में आप 15 मीटर चलेंगे, 3 गुना, उससे अगले सेकंड में आप 25 मीटर चलेंगे, और उससे भी अगले सेकंड में आप 35 मीटर चलेंगे। तो अनुपात आपका हमेशा आएगा 1:3:5:7, इस तरीके से। अच्छा ये तो हो गया सर, आपने टाइम को फिक्स मान लिया। यदि आप दूरी को फिक्स मानते तो भाई मैं चाहता हूं फिक्स दूरी 1-1 मीटर के हिसाब से, तो टाइम का रेशियो कैसा आएगा। यदि आपको दूरी फिक्स करनी है, दूरी आपको क्या करनी है, फिक्स करनी है, नियत माननी है, भाई मुझे तो 1-1 मीटर का बता दो सर आप। ऐसे जैसे ये 1 मीटर है तो अगला 1 मीटर तो यहीं कवर हो गया होगा कहीं ना कहीं, ये 3 मीटर है तो अगला 1 मीटर तो यहीं कवर हो गया होगा। तो पहले 1 मीटर में यदि 1 सेकंड लगा है तो अगले 1 मीटर में तो 1 सेकंड से भी कम लगेगा। तो उनका कैसे रेशियो निकलेगा टाइम का, टाइम का रेशियो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। टाइम का रेशियो आएगा T1:T2:T3, ये अनुपात निकलेगा 1:√2-1, √3 - √2। अगला टाइम चाहिए तो √4 - √3, इस तरीके से अनुपात आएगा। चलिए आपको मेरी बात समझ में आ गई है, हो गई होप सो। ये दूरी वाला रेशियो तो आप याद ही कर लीजिए, काफ़ी काम की चीज़ है, ठीक है। ये वाली, ये मेरी बात को ध्यान रखना, 1:3:5:7, ऐसे चलेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है देखो, यदि एक स्वतंत्रतापूर्वक पिंड गिर रहा है, उसने अपनी प्रथम द्वितीय और तृतीय सेकंड में, प्रथम द्वितीय और तृतीय, ध्यान रखना, प्रथम सेकंड में कितनी दूरी तय की, फिर द्वितीय सेकंड में कितनी दूरी तय की, फिर तृतीय सेकंड में कितनी दूरी तय की, A1 A2 A3 दूरियां पार करता है, तो अनुपात निकालो। प्रथम सेकंड में उसने 1 मीटर तय की होगी, तो द्वितीय सेकंड में, द्वितीय नहीं अगला 1 सेकंड जो है, अगला सेकंड जो उसने 3 तय की होगी, उससे अगले में उसने 5 तय की गई होगी। तो 1:3:5 में आ गया। आगे मेरी बात समझे, आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको आगे से आगे जो भी वीडियोस आपको बना के हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और जैसे क्लास अपलोड हो आपको देखने का मौका मिले। कोई भी क्लास
चूक ना जाए आप। नेक्स्ट चैप्टर हम गति के नियम की बात करेंगे, जिसमें हम वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट विद सुपर ट्रिक्स लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।